दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 66 अर्थात 66। अब तक 65 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। यह इम्पॉर्टेंट है, सुपर टेट या टेट किसी भी स्टेट का हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस के लिए, पीजीटी टीजीटी या जितने भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 से। देखिए क्या है 176। आंत्र ज्वर, जिसको इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं, के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लोरोमाइसिटीन। क्या है? क्लोरोमाइसिटीन ऐसी एक मेडिसिन है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। क्लोरोमाइसिटीन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 177। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। तो किसकी उम्र पता लगाने में किया जाता है? जीवाश्म। जीवाश्म जो प्राप्त होते हैं उनकी उम्र के बारे में पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म जैसे कोई जानवर हो, कोई पेड़ पौधा हो, जो भूमि के नीचे भूकंप आने से, आंधी तूफान आने से दब जाएं और लगभग हजारों साल तक दबे रहें, और फिर जब उनकी किसी कारण से खुदाई हो या वो कैसे ही हमें प्राप्त हो, चाहे वो समुद्र के तली में प्राप्त हो या समुद्र के किनारे प्राप्त हों, तो ये जीवाश्म ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। फिर बात आती है कि इनकी एज कैसे पता करें। तो एज पता करने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे शैलों के बारे में। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा शैलों अर्थात पत्थरों एवं प्राचीन इमारतों का उम्र अनुमान लगाने में मदद मिलता है। देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग से हम किसके बारे में पता करते हैं? जीवाश्म। अब बात करें शैलों और प्राचीन इमारतों के बारे में, तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा हम शैल मतलब पत्थर और प्राचीन इमारतों की उम्र के बारे में अनुमान लगाते हैं। और शिशुओं के बारे में, शिशुओं की तो डायरेक्ट एज ही क्या होती है? वो डीओबी में ही रिटर्न होती है, डेट ऑफ बर्थ अर्थात उनकी सर्टिफिकेट में ही क्लियर होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 178। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, ए नंबर क्या, वायुमंडल में हाइड्रोजन छोड़ती है, बी नंबर पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है, सी नंबर परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा सी नंबर, परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहते हैं। अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जो मानव की त्वचा है वह कैंसर से पीड़ित होने लगेगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो कैंसर के करंट टाइम पेशेंट हैं 10 साल पहले कम हुआ करते थे, अब बढ़ रहे हैं। कारण है क्योंकि डे बाई डे पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में होल अर्थात छिद्र होता जा रहा है, जिससे कैंसर की संभावना अधिक बढ़ती जा रही है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण का निर्माण करती है। तो ये चीज़ थी दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 179। देखिए क्या है, वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि आग जलने के लिए जिस गैस की ज़रूरत होती है वह गैस होती है ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, जो कि वातावरण में 21% प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 78% होती है। तो कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस है। इसका फार्मूला O2 होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 180। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ कौन से हैं? लड़ने वाले पदार्थ कौन है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है अर्थात जिनको डीएनए कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एंजाइम है जो कि क्रिया को फास्ट एंड स्लो करते हैं,
या प्रतिरक्षी हैं, जिनको इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं। तो मानव तंत्र में रोगों से लड़ने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वह होती है प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी, जिसको इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको एंटीबॉडी कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 181। 181 क्या है? निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ क्या है? तो कम क्या होता है? जब निर्जलीकरण का मतलब है जैसे पसीना निकले, तो हमारे शरीर से कौन सा पोषक तत्व या कौन सा पदार्थ निकल जाता है? तो वह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को आप लोग साधारण नमक भी कहते हैं, और इसका जो फार्मूला है वह NaCl है। क्या है इसका जो फार्मूला है? NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 182। भारत में उन स्थानों का क्रम जहाँ तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? तांबा भी पाया जाता हो, लोहा भी पाया जाता हो, सोना भी पाया जाता हो, कोयला भी पाया जाता हो। तो कहाँ पाया जाता है? खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। देखो खेतड़ी में क्या है? तांबा, सोना कोलार में, कुद्रेमुख में लोहा, कोयला झरिया में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 183। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में से है। अर्थात पदार्थ क्या है? नायलॉन दिया गया है, टेरिकॉट दिया गया है, और सूती दिया गया, पॉलीएस्टर दिया गया। तो हम सभी जानते हैं जो सूती के कपड़े होते हैं उनमें आग सबसे कम लगती है। तो क्या है? आग लगने की जो सबसे कम संभावना है वह सूती में है। और ईस्टर के बहुलकीकरण से पॉलीएस्टर प्राप्त होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। पॉलीएस्टर वगैरह में आग बहुत जल्दी लगती है, नायलॉन में लगती है, टेरिकॉट में लगती है, बट जो सूती होता है उसमें आग बहुत कम लगने की संभावना रहती है। तो 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती। अब है क्वेश्चन नंबर 184। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? अर्थात लोहा एक पोषक तत्व होता है जिसकी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है रक्त के निर्माण में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि रक्त बनता कहाँ है? ये अस्थि मज्जा में बनता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। रक्त में होता क्या है? RBC, WBC और प्लाज्मा आप कह सकते हैं, या प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। RBC अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। WBC वाइट ब्लड कार्पल्स अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, और इनका कार्य होता है शरीर को शक्ति प्रदान करना और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा प्रदान करना। तो ये होता है क्या? ये हो गया ब्लड। ब्लड रेड क्यों होता? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण, जिसको इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और ब्लड ग्रुप की बात की जाए, अर्थात जिसको रक्त समूह कहते हैं, इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी। तो लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? यह हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। अगर इसी में ये कहा जाता, अगर पालक ऑप्शन में होता, तो आप सबसे सटीक आंसर लगाते कि जो पालक है उससे यह प्राप्त होता है। क्या? यही सब क्या लोहा प्राप्त स्पेशली पालक से होता है, नहीं तो सभी हरी सब्जियां इसमें इंक्लूड हैं। दूध से कैल्शियम, अंडे से प्रोटीन आदि चीज़ें प्राप्त होती। बीन्स वगैरह फलियां, इनसे हमें भी प्रोटीन्स थोड़ी बहुत मिलती रहती है। और दूध में विटामिन सी छोड़कर सभी विटामिन होते हैं। कौन से? अब बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी एक प्रकार का खट्टा है। विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता? जितने प्रकार के खट्टे पदार्थ हैं उन सबसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी छोड़कर सारे के सारे दूध में विटामिन होते हैं। और आपको हम बता दें, दूध अपने आप में लगभग संतुलित आहार भी कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित आहार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185। क्वेश्चन नंबर है 185। पन्ना निम्नलिखित का बना होता। पन्ना किसका बना होता है? ये बना होता बेरीलियम का। किसका बना होता? बेरीलियम का बना हुआ होता है।
इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर है 186, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पाचन में मदद, औषधियों के उपापचय में मदद, शारीरिक वृद्धि में सहायता या ऊर्जा प्रदान करना। तो दोस्तों जो विटामिन्स होते हैं ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। क्या है? किसी भी प्रकार की ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। बाकी पाचन में हेल्प करेंगे, औषधियों के उपापचय में मदद करेंगे, शारीरिक वृद्धि में भी सहायता करेंगे। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन ए का रोल क्या होता है? आंखों की रोशनी के लिए, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और इसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। यह प्राप्त होता है स्पेशली गाजर से और सभी प्रकार के पीले फलों से। विटामिन बी की बात करें तो इसका नाम थायमीन होता है, और इससे क्या हो जाता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाती है मसूड़े वगैरह में। किस में प्रॉब्लम हो जाती है? इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा? स्पेशली आप समझ सकते हैं बेरी बेरी रोग हो जाता है। और यह प्राप्त किससे होता है? विभिन्न प्रकार की ग्रीन वेजिटेबल से प्राप्त होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड भी इसको बोलते हैं, और इस सभी प्रकार के खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। ये मसूड़ों के लिए या दांतों के लिए भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्पेशली ये स्किन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। क्या? विटामिन सी। विटामिन सी की और एक विशेषता बता दें, ये शरीर में रुकता नहीं है, टॉयलेट के माध्यम से बॉडी से बाहर चला जाता है। और जब हमारी बॉडी में पसीना आता है तो हमारी बॉडी से नमक की जो मात्रा है वह कम हो जाती है और डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या जो युवा होते हैं उनमें ऑस्टियोमोलोसिस रोग होने की संभावना रहती है। तो ऑस्टियोमोलोसिस क्या होता है? हड्डियों का मुड़ जाना ही ऑस्टियोमोलोसिस होता है। विटामिन ई प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन के रक्त का थक्का ना जमना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों विटामिन के बारे में रही। तो विटामिन हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता, बाकी पाचन में मदद, औषधियों के उपापचय में मदद और शारीरिक वृद्धि में भी सहायता करता है। अब क्वेश्चन देखेंगे 187। तो 187 में देखना है कि गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं, अर्थात किससे मिलाने के बाद गैसोहॉल बनाते हैं, यह इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या? एथिल अल्कोहल। गैसोलीन में ब्यूटेन मिलाने पर गैसोहॉल का निर्माण होता है। क्या? ब्यूटेन मिलाने पर। मिथाइल अल्कोहल यह एक विषैला द्रव होता है, इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो सकता तथा अधिक मात्रा में पी लेने से मृत्यु तक भी हो सकती। किसको पीने से? मिथाइल अल्कोहल। और गैसोलीन बनाने के लिए हम ब्यूटेन मिलाते हैं एथिल अल्कोहल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 187 का, वह हो जाएगा सी नंबर, एथिल अल्कोहल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 188। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपने टीवी में यार देखा होगा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और एकदम उनके शरीर से वो क्या ऊर्जा खत्म हो गई, तो उनको ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। अगर तत्कालिक आपको ऊर्जा चाहिए वह तो आप ग्लूकोज ले सकते हैं। ग्लूकोज ही क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ग्लूकोज में होता है शुगर, शुगर देता है कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट एनर्जी उपलब्ध कराता है। क्या करता है? डायरेक्ट एनर्जी देता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाले पदार्थ क्या हैं? सबसे अधिक क्या नष्ट हो जाते हैं? तो वह हो जाते हैं विटामिन। क्या हो जाते हैं? विटामिन पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं जब हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं। क्या होते हैं वो दोस्तों? विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। तो विटामिन पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। वसा से क्या मिलता है? संचित ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट एनर्जी मिलती। प्रोटीन शरीर की मरम्मत के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत देखें तो सभी प्रकार की दालें, और स्पेशली अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप सोयाबीन ले सकते हैं। चिकन मटन भी इसमें इंक्लूड होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। चावल, रोटी, शकरकंद आदि चीज़ें ये सब किसके स्रोत है? आलू वगैरह ये कार्बोहाइड्रेट के। वसा, जितने तेली पदार्थ होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? ये वसा के स्रोत होते हैं। वसा को संचित ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में?
संचित ऊर्जा के रूप में भी इसको जानते हैं और समझते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो विटामिन क्या है? विटामिन ही घुल जाता है, नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखें 191। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक, जिसको कहते हैं प्रशीतलक या प्रशीतलक भी कहते हैं, का काम करने वाला द्रव है, क्या है? आपने रेफ्रिजरेटर वगैरह देखा होगा, ठंडाते हैं। जैसे आप सभी के घर में फ्रिज होता है, तो फ्रिज में क्या है? ठंडक होती है। तो उसमें क्या क्या होता है? द्रवीय अमोनिया क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में अमोनिया होता है। किसमें? रेफ्रिजरेटर में होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192। क्वेश्चन नंबर क्या है? 192। ब्रेड बनाने में गूथा हुआ आटा निम्नलिखित के कारण फूलता है, किसके कारण? पकाने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण, बी नंबर गूथे हुए आटे में कोशिका क्रिया के कारण, सी में गूथने के काम में लाए जाने वाले पानी के वाष्पीकरण के कारण, यह किण्वन प्रक्रम के द्वारा बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संकोचन या मोचन के कारण। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ब्रेड आपने देखी होगी कि थोड़ी बहुत उसके होल्स वगैरह होते हैं, छिद्र होते हैं और बीच में स्पेस भी होता है कि नहीं होता दोस्तों? तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब इसी की वजह से होता है। किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया के कारण ब्रेड बनाने में गुथा हुआ आटा उठता है या फूलता है, किसके कारण? किण्वन, या जिसको फर्मेंटेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 193। सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनतम जन रोग में से दिया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं यह है आयोडीन। क्या? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्वाइटर डिजीज भी कहते हैं। आयोडीन सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनतम जन रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ है। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। क्या होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग होता है फ्लोरीन की कमी से। लोहा की कमी से मैंने आपको बताया था एनीमिया नामक रोग होता है। और NaCl की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर एवं कमी से लो ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है? अगर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो बीपी बढ़ जाएगा, और नमक की मात्रा कम हो जाएगी तो बीपी लो हो जाएगा। तो 193 का जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर है, आयोडीन। क्या है? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होते हैं, कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 195। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है? तो क्या है? यह यकृत। यकृत को इंग्लिश में लिवर भी कहते हैं। यकृत के अंदर एक विशेषता पाई जाती है कि अगर ये 50% डैमेज हो जाए तो खुद ब खुद ये मेंटेन कर लेता है। यकृत, यकृत को लिवर या दिल या क्या कहते हैं? इसे यकृत भी कहते हैं। यकृत, लिवर और दिल भी इसको कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 196। तेल कुओं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? तेल कुओं में तेल, जल और गैस का आरोही क्रम, आरोही फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझें, आरोही। आरोही को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, अर्थात छोटे से बड़ी की ओर इसको आरोही क्रम आप कह सकते हैं। अवरोही बड़े से छोटी की ओर, अवरोही को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आरोही क्रम में इसको जब सेट करेंगे तो आंसर आएगा बी नंबर, जल, तेल, गैस। क्या आएगा? जल, तेल और गैस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197। जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं को दी जाती है जो होती हैं कैसी? क्षारी। क्या होती? क्षारी होती हैं। अब आप समझे क्षारी। क्षारी का मतलब होता है जिनकी pH वैल्यू 7 से अधिक हो, अर्थात 7.1 से 14 तक हो, वह क्षारी अर्थात वह बेसिक होंगे। क्या होंगे? उनका नेचर कैसा होगा? बेस का नेचर होगा। और जिनकी pH वैल्यू 7 से कम होगी अर्थात 6.9 तक, उनका जो नेचर होगा वह एस्टिक होगा। और जिसकी pH वैल्यू 7 होगी वह न्यूट्रल अर्थात उदासीन होगा। जैसे
शुद्ध वाटर, प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर इसको कहते हैं। बट आप किसी नदी तालाब का नॉर्मल कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि पानी का पीएच वैल्यू है, तो आप बता सकते हैं 6.9 भी हो सकता है, 7.1 भी हो सकता है, 7.4 भी हो सकता है। बट अगर वही व्यक्ति पूछे कि शुद्ध पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7 होती है। तो 197 का करेक्ट आंसर है ए नंबर, क्षारी। क्वेश्चन देखेंगे 198, पीने वाला सोडा होता है। पीने वाला सोडा कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, अर्थात पीएच के अकॉर्डिंग बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति से अम्लीय। क्या? प्रकृति से अम्लीय, अर्थात इसका नेचर एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा जल एवं CO2 के संयोग से जो पदार्थ तैयार होता है वह कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, अर्थात एसिडिक होती है। इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। इसकी अम्लीयता को कम कर पीने योग्य सोडा वाटर बनाने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे क्षारीय लवण मिलाए जाते हैं। यही कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पे सोडा वाटर कहलाता है, जो कि सोडा वाटर लोग पीते हैं बड़े शौक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 198 का, वह हो जाएगा सी नंबर, प्रकृति से अम्लीय। क्या हो जाएगा? प्रकृति से अम्लीय। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 199, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मिश्र धातु। क्या कहलाता है? मिश्र धातु। इंग्लिश में इसको अलॉय भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलाई जाती तो उसको मिश्र धातु ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 200, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती प्रतिरोधी। क्या कहता है? प्रतिरोधी, अर्थात इंग्लिश में इसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक औषधियाँ सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती हैं। यह रक्त को दूषित होने से रोकने व घाव आदि भरने में विशेष रूप से सहायक होती। कौन? एंटीसेप्टिक। नहीं, चोट वगैरह लग जाती, कहा जाता है कि एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज ज़बरदस्त आपको कंटिन्यू अवेलेबल होती रहेंगी। आपको इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।